हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद MPMSU। गाइस, आज हम माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ चालू करने वाले हैं। और माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़ में सबसे पहले हम जो कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पार्ट के करने वाले हैं वो होने वाला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इन्फेक्शंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। गाइस, ये जो टॉपिक है ये 20 मार्क्स में भी इम्पॉर्टेंट है। ये पैथोलॉजी में भी 20 मार्क्स में आ सकता है। 5 मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है इसको। मतलब ओवरऑल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ साथ जो आपको एक चीज़ और पूछ सकता है 20 मार्क्स में, ये तो 5 मार्क्स में अकेला पूछ लेगा। 20 मार्क्स में अगर इसको साथ में पूछा तो आपसे एक्यूट रोमेटिक फीवर भी पूछेगा। एक्यूट रिमेटिक फीवर ये भी पूछेगा, तो हम ये भी कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और उसके साथ में एक्यूट रोमेटिक फीवर। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसे ये हार्ट हुआ, हार्ट की ये जो वॉल्स होती हैं ना, इनकी 3 लेयर्स होती हैं। इनकी 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर होती है वो होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, कार्डियम मतलब कार्डियक, रिलेटेड टू हार्ट। जो मिडिल वन होती है वो होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। और जो आउटर मोस्ट होती है वो होती है पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन अलॉन्ग विथ इन्फ्लामेशन। और गाइस, ब्लड वेसल्स भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए, इस इन्फेक्शन के साथ साथ ब्लड वेसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाए, ब्लड वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ये होने वाला हमारा टॉपिक। ठीक है। ऐसे ही मायोकार्डियम के इन्फेक्शन को या फिर इन्फ्लेमेशन को बोलेंगे मायोकार्डाइटिस, इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डाइटिस। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कुछ नहीं है, ब्लड हार्ट वॉल्स में माइक्रोबियल इन्वेजन होता है। ब्लड के थ्रू बॉडी में बैक्टीरिया आया, हम पढ़ेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया। बॉडी में बैक्टीरिया आया, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू हार्ट वॉल्स में गया और वहाँ पे उसने इन्वेड किया। इन्वेड मतलब जो जस्ती घुसेगा वहाँ पर, क्योंकि वो तो बॉडी के लिए फॉरेन ऑर्गेनिजम्स है। इम्यून सिस्टम उसको घुसेड़ना चाहेगा। हार्ट तो उसको जानते नहीं भाई कि तू क्यों मेरे पास आके रह रहा है, तो ना इन्वेड करेगा। इन्वेड करने के कारण ना फ्राइबल वेजिटेशंस बनेंगे। फ्राइबल वेजिटेशंस कैसे हैं देखिए, जैसे ये नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, ये बॉडी हुई, ये ब्लड वेसल्स हुए, ये बॉडी में क्या आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ब्लड वेसल्स पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया और वहाँ पर से ये हार्ट में गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो एंडोकार्डियम लेयर होगी सबसे अंदर, यहाँ पे वो जाके बैठने लगा। यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा ना, तो इस तरह बैठेगा तो फ्राइबल वेजिटेशंस देखने को मिलेगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, उभरा उभरा चीज़ देखने को मिलेगा, वेजिटेशंस फॉर्म हो जाएंगे वहाँ पर। और ये किससे बने होंगे, यहाँ ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है, ब्लड के थ्रू जा रहा है, तो ये प्लेटलेट्स के हो सकते हैं, फाइब्रिन्स के हो सकते हैं, या फिर जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया है उसकी माइक्रो कॉलोनीज हो सकती हैं, या फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो बल्कि फ्राइबल वेजिटेशंस का फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू माइक्रोबियल इन्वेजन, इसी को हम कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और कुछ नहीं, इट इज़ द माइक्रोबियल इन्वेजन ऑफ हार्ट वॉल्व्स और म्यूरल एंडोकार्डियम, मतलब नॉर्मल एंडोकार्डियम, कैरेक्टरिकली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बल्की फ्राइबल वेजिटेशंस composed of mass of platelets, fibrins, microcolonies of organisms and scant inflammatory cells। यही होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब गाइस, इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ना दो प्रकार के होते हैं, इनके 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हम शॉर्ट में लिखते हैं IE। 2 तरह के होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट। एक्यूट, सब एक्यूट। गाइस, MCQ में ना पूछता है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की टाइप्स कौन कौन से, एक्यूट, सब एक्यूट या फिर दोनों, एक्यूट, या फिर यहाँ पे ना आपको उलझाने के लिए क्रोनिक लिख देगा, क्रोनिक,
या फिर सब एक्यूट, तीनों ऑप्शन देगा, उनमें पूछे कौन सा नहीं है। तो क्रोनिक नहीं होता, इसमें एक्यूट और सब एक्यूट होता है। गाइस जो एक्यूट होता है ये ना, इसका जो ऑनसेट होता है, इसका जो ऑनसेट होता है वो रैपिड होता है। इसका जो ऑनसेट है फिर इवोल्यूशन होता है वो रैपिड होता है। और ये ना नॉर्मल कार्डियक वॉल्व्स होते हैं ना, जैसे नॉर्मल था, हमको कुछ बीमारी नहीं थी, माइक्रोब आया सीधा हमारे हार्ट वॉल्व्स में घुस गया, तो ना नॉर्मल कार्डियक वॉल्व्स रहेंगी यहाँ पर। मगर यहाँ पे जो वॉल्व्स रहेंगी वो नॉर्मल नहीं रहेंगी, वो ना पहले से इन्फेक्टेड या तो हो चुकी होंगी, पहले कभी उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ होगा, या तो कोई हार्ट एबनॉर्मेलिटी रही होगी उसको, हो सकता है उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ हो, या फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, तब होता है सब एक्यूट। ये रैपिड होगा, ये नॉर्मल कार्डियक वॉल्व्स में होंगे फ्रेश, ये पहले से ख़राब हुए वाले वॉल्व्स में होंगे। और अब ये पहली बार हो रहा है, ये आते ही नॉर्मल वॉल्व्स को ख़राब कर दे रहा है, इन्वेट कर दे रहा है। तो इसमें ना मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आएगा, और इसमें जो आएगा वो विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाएगा। ये विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई थोड़ा ना कमज़ोर सा होता है, तो ये ना जहाँ पे अटैक हो चुका होता है वहाँ पर जाके अटैक करता है, ये फ्रेशली क्रिएट नहीं करवा सकता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो यहाँ पे विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाएगा। इसका ऑनसेट स्लो होता है। और क्या क्या एग्जांपल्स नहीं, हाँ जो एक्यूट होते हैं ना 10 to 20% में भी होता है, 10 to 20% पेशेंट्स में ही होता है, क्योंकि फ्रेश वाले में होता है। तो जब हमारी बॉडी पहली बार किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टैकल करती है तो ना उसको अटैक करके भगा देती है, तो इसलिए ना ये उतना नहीं हो पाता। मगर मान लो हमको पहले से कुछ एबनॉर्मेलिटी हो, तो आपने देखा हो ना किसी एक की तबीयत बिगड़ती तो उसकी फिर बिगड़ती ही रहती है, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ऐसे सब एक्यूट में ना हार्ट वॉल्व्स पहले से वीक रहते हैं, तो ये विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई वहाँ पर अटैक करके इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कराता है। तो ये 70 to 80% पेशेंट्स में देखने को मिलेगा, 70 to 80% पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में ना 4 स्टेप्स में पैथोजेनेसिस होती है इसकी। पैथोजेनेसिस हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। तो गाइस पैथोजेनेसिस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में जैसे कि कार्डियक डिफेक्ट चल रहा हो, अगर हमने आईवी कैथेटर यूज़ किया हो तो आपने कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस पढ़े होंगे, या फिर हम आगे चल के वो भी पढ़ेंगे। जैसे हम बॉडी में कैथेटर डालते हैं ना, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, या फिर हो सकता है कैथेटर स्टरलाइज ना हुआ हो अच्छे से, या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जहाँ पर से हमने कैथेटर डाला हो वहाँ पर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हो, तो उसके कारण भी हो सकता है। या तो कार्डियक डिफेक्ट हो सकता है, जैसे कि सब एक्यूट में जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो कार्डियक डिफेक्ट के कारण ही वो प्रोसीड करता है। या फिर वॉल्व सर्जरी हुई हो सकता है किसी का एवी वॉल्व ख़राब हुआ हो, वहाँ पे वॉल्व सर्जरी हुई हो, तो वहाँ पे इन्फेक्शन पहुँच गया हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुँच गए हो सर्जरी के दौरान, तो ये कारण हो सकते हैं। और इसमें जो मेन 4 स्टेप्स होते हैं पैथोजेनेसिस के, तो मान लीजिए कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर था, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के कारण इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो हार्ट वॉल्व ख़राब हो, कार्डियक डिफेक्ट हो, या तो आईवी कैथेटर का इस्तेमाल किया गया हो, या तो तीसरा प्रोस्टेटिक वॉल्व सर्जरी हुई हो। इन तीनों में से कोई भी चीज़ एक हुई हो, ठीक है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के कारण इन्फेक्शन फैला, इन्फेक्शन के कारण प्लेटलेट्स और फाइब्रिन्स ब्लड में गए, प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन ब्लड में गए, ब्लड से वो पहुँचे वॉल्व में, वॉल्व में जाके उन्होंने थ्रोम्बस फॉर्म कर लिया। थ्रोम्बस थ्रोम्बस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस मैंने आपकी एक प्रोसेस पढ़ी है, पैथोलॉजी में पढ़ाई है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? ब्लड वेसल्स में जब या तो ब्लड स्टेसिस में आ जाए या तो ब्लड रुक जाए, तो उसके कारण जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो एंडोथीलियम से जाके अटैच हो जाते हैं। ये एंडोथीलियम होती है, यहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं और ब्लड फ्लो को रोक देते हैं।
ये होता है थ्रोम्बस। तो हो गया, थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गया वहाँ पे और इन्फेक्शन किया, जिसके कारण प्लेटलेट्स और फाइब्रिन्स बने, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू वॉल्व तक पहुँचे और वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म किया। ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बस है, यहाँ पे थ्रोम्बस किस किस चीज़ों के हैं? एक तो माइक्रो कॉलोनीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हो सकते हैं, या तो इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स के हो सकते हैं, या तो ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हो सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम बात करते हैं तीनों चीज़ के थे, तो माइक्रो कॉलोनीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो फॉर्म हुई, वहाँ पर से ऑर्गेनिजम्स ब्लड में जाएंगे। ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स थे वो ब्लड में जाएंगे। इसको हम बोलते हैं बैक्टीरीमिया, ट्रांजिएंट बैक्टीरीमिया हम उसको बोलेंगे, ट्रांजिएंट बैक्टीरीमिया बोलेंगे। ट्रांजिएंट बैक्टीरीमिया के कारण और बहुत सारे बैक्टीरिया जाएंगे और अलग अलग थ्रोम्बस बनाएंगे। या तो ये इसी में जाके थ्रोम्बस को और मोटा करेंगे थ्रोम्बस को, या तो ये जैसे ये हार्ट था, एक थ्रोम्बस यहाँ बना, एक थ्रोम्बस ये लोग यहाँ बना लेंगे तो और ज़्यादा थ्रोम्बस बनेंगे, या तो उसी थ्रोम्बस को और बड़ा करेंगे। ऐसे अलग अलग भी बना सकते हैं, या फिर एक को ही थ्रोम्बस में जा करके उसको बड़ा कर सकते हैं, ये हो सकता है। और अब ये थ्रोम्बस बना, अब ब्लड तो फैल रहा है, तो यहाँ पर से जो प्लेटलेट फाइब्रिन्स जा रहे हैं वो और जाएंगे, तो उसको और भी बड़ा कर देंगे। तो यही सब प्रोसेस होती रहती है। तो वो इसको ना मेनली 4 प्रोसेस में बांटते हैं। ठीक है। हाँ, तो थ्रोम्बस और बड़ा हुआ, फिर एट द एंड में थ्रोम्बस बड़ा होता, इतना बड़ा हो जाता है ना कि ये बल्कि फ्राइबल वेजिटेशन फॉर्म कर देता है, बल्कि फ्राइबल वेजिटेशन फॉर्म करता है। ठीक है। और ये फिर ये जो वेजिटेशन है ये बैक्टीरिया से बना हुआ है, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बिन्स, मतलब प्लेटलेट्स, फाइब्रिन्स, इन सब से बना हुआ होता है, मगर माइक्रो कॉलोनीज ऑफ ऑर्गेनिज्म से भी बने हुए होते हैं। वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का एक घर होता है, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो ब्लड में धीरे धीरे जाएंगे और बॉडी के दूसरी तरफ जा करके इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो इसमें ये तो पैथोजेनेसिस में मेनली 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू गया। ठीक है, ब्लड के थ्रू गया और ब्लड में इसने क्या, प्लेटलेट्स, फाइब्रिन्स, इन सब का थ्रोम्बस फॉर्म करवाया। तो ये सब थ्रोम्बस कब बनते हैं? जब एंडोथीलियल इंजरी होती है। एंडोथीलियल इंजरी होगी, उससे प्लेटलेट्स ना एंडोथीलियम से आके अटैच होंगे। जैसे ये एंडोथीलियम है, अब प्लेटलेट्स की इंजरी हुई तो प्लेटलेट्स यहाँ पे आके अटैच होना चालू हुई, जैसे कि थ्रोम्बोसिस में हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे अटैच होना चालू हो गए हैं। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप्स होता है वो होता है कोलोनाइजेशन। अब इस प्लेटलेट्स में और ज़्यादा प्लेटलेट्स, फाइब्रिन्स, ऑर्गेनिजम्स आके आएंगे और इसको और बड़ा बनाएंगे। ठीक है। ये बड़ा होते होते वेजिटेशन फॉर्म कर लेगा। ठीक है। अब वेजिटेशन फॉर्म हो गया, ये बल्कि फ्राइबल वेजिटेशन बन गया। अब ये ब्लड में धीरे धीरे बैक्टीरिया छोड़ता रहेगा। ठीक है। तो एक प्रकार से उसको हम बोलेंगे मेटास्टेसिस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर था, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के होने के कारण इम्यूनिटी वीक हुई। उस इम्यूनिटी वीक का फ़ायदा उठाते हुए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए, ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट किया। ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट करने के कारण प्लेटलेट्स और फाइब्रिन्स का एक जगह वो करवाया, एग्रीगेशन करवाया, उस एंडोथीलियम को डैमेज करके वहाँ पे एग्रीगेशन करवाया, वहाँ पर कोलोनाइजेशन करवाया, और भी चीज़ों को इकट्ठा करवाया और बल्कि फ्राइबल वेजिटेशंस बनाया, और वहाँ पर से धीरे धीरे अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्लड में छोड़ रहा है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। ये था पैथोजेनेसिस। हाँ, इटियोलॉजिकल एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? अब गाइस, इटियोलॉजिकल एजेंट्स भी ना अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि एक्यूट के लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस था, सब एक्यूट के लिए वेरिनस स्ट्रेप्टोकोकाई था, और भी बहुत सारे हैं। इसकी एक टेबल बनी हुई है, हर्ष मोहनी, अपूर्वा शास्त्री में इसकी एक टेबल बनी हुई है जो कि माइक्रोबायोलॉजी की बुक है, तो वो देखिएगा। और मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो एस ऑरियस है,
मेरे नोट्स में भी आपको दिख जाएंगे। विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है, नीमोकोकाई हो सकता है, नीमोकोकाई हो सकता है, एंट्रोकोकाई हो सकता है, एंट्रोकोकाई। ये 4 हो सकते हैं, ये मेनली ये 4 होते हैं, और भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम इसके पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इससे बॉडी को क्या नुकसान होता है, फिर आगे क्या क्या होता है। तो गाइस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक तो इसमें क्या ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो इनमें क्या ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, और कार्डियक कार्डियक नहीं, मतलब हार्ट और हार्ट वॉल्स ये हो रहे, तो उसको हम बोलेंगे कार्डियक। तो एक कार्डियक मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेगी हमको, और एक नॉन कार्डियक मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगी, नॉन कार्डियक मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेगी। तो कार्डियक मैनिफेस्टेशंस में हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है, हमको मरमर देखने को मिल सकता है, मरमर देखने को मिल सकता है। मरगर या तो न्यू हो सकता है या तो रिगरगिटेंट हो सकता है, या तो न्यू हो सकता है या तो रिगरगिटेंट हो सकता है। ठीक है, और नॉन कार्डियक में अब इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस ये सब हो सकता है। ठीक है, हमको पता कैसे चलेगा कि जैसे आप डॉक्टर को दिखाने गए कि हमको ये सब हो रहा है, तो कार्डियक के लिए तो वो इकोग्राम कर सकता है, और ये सब आपको देखेगा। ब्लड कंफर्म कराने के लिए आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, उसके लिए ना कुछ कुछ लैब डायग्नोसिस होती है, लैब डायग्नोसिस। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लैब डायग्नोसिस है, और भी बहुत सारी हैं जो आपको एमपीएमएससी जो देखना चाहता है जिससे आपको नंबर मिलेंगे, वो होती है मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया, मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया। मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया क्या है, ये हाईली सेलेक्टिव होता है और स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया अगर पॉजिटिव आया, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो तुम्हारी बॉडी में दिखे, तो हमको कोई और टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा बोल सकते हैं कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईली सेलेक्टिव और स्पेसिफिक है। ठीक है, तो इसमें ना दो क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। तो मेजर में ना 3 चीज़ें आती हैं। एक तो पॉजिटिव ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर मतलब जैसे ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया, अब ना वो बहुत कम अमाउंट में है, तो हम ना ब्लड में उसका कल्चर करवाएंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उससे हमको पता चलेगा कितने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं और किस तरह के बैक्टीरिया हैं, क्या वो बैक्टीरिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाली हैं, तो हम कल्चर करवाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव ब्लड कल्चर में हमको देखने को मिलेगा कौन सा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाला ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अलावा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, या फिर हम कॉक्सेला बुर्नेटी के लिए चेक करते हैं। कॉक्सेला बुर्नेटी के लिए भी हम चेक करेंगे, अगर ये हमको मिलेगा ब्लड में तो हम बोल सकते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। अब हम दूसरा हम देखेंगे, बताया था ना हम एकोकार्डियोग्राम भी करेंगे, तो एकोकार्डियोग्राम भी अगर पॉजिटिव आ गया, एकोकार्डियोग्राम अगर पॉजिटिव आया तब भी हम बोल देंगे एकोकार्डियोग्राम से हमको क्या पता चलेगा, बल्कि फ्राइबल वेजिटेशंस देखने को मिलेंगे। तो ये एक, ये 2, ठीक है। और तीसरा हमको वल्व्यूलर रिगरगिटेशन देखने को मिलेंगे। मान लो अगर उसको पहले से कोई हार्ट इंजरी थी, ठीक है, प्रोस्थेटिक वॉल्व सर्जरी वगैरह थी, तो उसके अलावा हमको कोई और मरमर देखने को मिलेगा, मतलब न्यू मरमर देखने को मिलेगा, न्यू रिगरगिटेंट। रिगरगिटेंट मतलब वापस से हुआ मरमर अगर हमको देखने को मिलेगा तब भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेजर है। माइनर में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, माइनर में हमको प्री डिस्पोजिंग कार्डियक फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं, फीवर अगर लगातार 7 डेज से ज़्यादा है, मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, वैस्कुलर फिनोमेना हम देख सकते हैं,
वेस्कुलर फिनोमिना क्या एंडोथेलियल इंजरी हो रही है, क्योंकि एंडोथेलियल इंजरी अगर हुई और हमको थ्रोम्बोसिस देखने को मिला, तब भी हम एक बार बोल सकते हैं कि हो सकता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का फीचर देखने को मिले, क्योंकि इसमें भी तो यही हो रहा है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम को डैमेज कर रहा है, वहाँ पे थ्रोम्बस बना रहा है, तो वेस्कुलर फिनोमिना देखेंगे। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना देखेंगे कि इम्यूनिटी कैसी है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी वीक हुई तो हो सकता है कि कार्डियक प्रॉब्लम्स हों, कार्डियक को अफेक्ट कर रही हो कुछ चीज़ें। या फिर हम माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस देखेंगे, क्या इसको सच में इन्फेक्शन है ऐसा। इसमें मेनली हम यही देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस, ये चीज़ करेंगे। तो देखो 3 चीज़ें हमको इधर देखनी है, 5 चीज़ें हमको इधर देखनी है। तो हम कैसे बोलेंगे कि इसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। तो गाइस ड्यूक्स क्राइटेरिया का अगर 2 मेजर बस ये आ गए, मान लो पॉजिटिव ब्लड कल्चर आ गया और एकोकार्डियोग्राम, ये दोनों पॉजिटिव आ गए, तो हम बोलेंगे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है। या फिर इन तीनों में से कोई एक आ गया, मान लो न्यू रिगरगेटेंट मर्मर आ गया और इनमें से कोई से भी 3 आ गया, ठीक है, मतलब 1 मेजर प्लस 3 माइनर ये आ गया, तब भी हम बोल सकते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। और मान लो अगर इनमें से कुछ नहीं आया, 5 के 5 ये आ गए, माइक्रोबायोलॉजिकल में हमको विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, एंट्रोकोकाई, न्यूमोकोकाई देखने को मिल गई, इम्यूनिटी बहुत वीक है, हमको एंडोथेलियम इंजरी देखने को मिल रही है, फीवर हमको 10 दिन हो गए 30 डिग्री से ज़्यादा है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी हो, जैसे कि यहाँ पहले से इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये सब अगर है, तो हमको 5 अगर माइनर भी देखने को मिल गए, तो हम वहाँ से भी बोल सकते हैं कि इसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। गाइस ये था इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। इसके साथ जो एक चीज़ और पूछ सकता है वो है रूमेटिक हार्ट फीवर, तो आइए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। हाँ तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर। एक्यूट रूमेटिक फीवर गाइस माइक्रोबायोलॉजी में इसको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, नहीं तो 2 मार्क्स में तो पूछते ही इसको, और अगर 20 मार्क्स में आया तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ आएगा। ये पैथोलॉजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्यूट रूमेटिक फीवर पैथोलॉजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस एक्यूट रूमेटिक फीवर जो है ना, ये मल्टी सिस्टम डिसीज़ है, मल्टी सिस्टम डिसीज़ है। इसमें बहुत से ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहेंगे, जॉइंट्स, स्किन, हार्ट तो रहेगा ही, और ये मेनली उन लोगों में होता है जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो, और मेनली स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप्स के कारण हुआ हो, स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप्स के कारण हुआ हो। तो ये मेनली उनमें देखा जाता है जिनमें पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो, मेनली स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए वालों के कारण हुआ हो। उसके बाद एक्यूट रूमेटिक फीवर होता है, करीब बहुत लंबे से 3 हफ्ते से ज़्यादा करीब चला इन्फेक्शन, तो फिर ये हार्ट को डैमेज करने पहुंचता है। ये एक प्रकार से ऑटोइम्यून डिसीज़ है, एक प्रकार से ऑटो इम्यून डिसीज़ भी है। इसके बहुत से जो सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं ना, वो ठीक हो जाती हैं, एक्सेप्ट हार्ट या फिर कार्डियक मैनिफेस्टेशंस जो होती है ना, कार्डियक मैनिफेस्टेशंस ये ठीक नहीं हो पाती हैं, ये ठीक नहीं हो पाती, इसलिए हम इसको रूमेटिक हार्ट डिसीज़ भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको रूमेटिक हार्ट डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये था। अब हम पढ़ते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस की बात अगर हम करें तो मेनली चिल्ड्रंस में होता है, मेनली चिल्ड्रंस में होगा, एज ग्रुप 5 to 14-15 ले लो। यंग एडल्ट्स जो होते हैं ना, उनमें ये मोर कॉमनली रिपीट होता रहता है, यंग एडल्ट्स जो होते हैं मोर कॉमनली रिपीट होता रहता है।
रिपीट होता रहेगा। ठीक है। इसकी बहुत सी थ्योरियाँ दी गई हैं कि किस वजह से होता है। एक तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जेनेटिक्स के कारण होता है। जेनेटिक्स में मेनली HLA-DR7 और HLA-DR4। HLA ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है, इनके कारण होती है। ज़्यादा ये क्रोमोसोम 6 पे पाए जाते हैं, जिनके पास होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू एक्यूट रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिसीज़। और एक तो मैंने आपको बताया ही, जिनमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए के कारण, स्ट्रेप्टोकोकल ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। तो ये फिर एक्यूट रोमेटिक फीवर के लिए प्रोसीड करता है। और यही है, ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो ये हमको तुरंत देखने को नहीं मिलता है। ये लगभग हमको 3 से 4 हफ्ते के बाद देखने को मिलता है। ये हमको लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद किसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के 3 से 4 हफ्ते के बाद देखने को मिलता है। और ये स्किन को भी अफेक्ट करता है, स्किन को भी अफेक्ट करता है, जॉइंट को भी अफेक्ट करता है, और ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, हार्ट को करता है। इसलिए हम इसको मल्टी सिस्टम डिसीज़ भी बोलते हैं। स्किन, ब्रेन, जॉइंट, हार्ट सबको करता है। तो जब हार्ट को अफेक्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस नहीं, सॉरी, हार्ट को जब करेगा तो पेनकार्डाइटिस हम बोलेंगे। हाँ, पेनकार्डाइटिस। पेनकार्डाइटिस पेनकार्डाइटिस का मतलब ये जो तीनों लेयर्स होती है ना हार्ट की, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, इन तीनों का अफेक्ट करेगा। मतलब एंडोकार्डाइटिस भी कराएगा, मायोकार्डाइटिस भी कराएगा, पेरिकार्डाइटिस भी कराएगा। ठीक है। और जॉइंट्स में ये पॉलीआर्थराइटिस करवाएगा, पॉलीआर्थराइटिस करवाएगा। स्किन में ये मैक्यूल्स करवाएगा, मैक्यूल्स रेड कलर के स्पॉट्स बनेंगे, जिसको हम एरिथमा मार्जिनेटम बोलते हैं। रेड स्किन में इस तरह धब्बे धब्बे दिखने लगते हैं, जिसको हम एरिथमा मार्जिनेटम बोलेंगे। ब्रेन में एक सिंड्रोम कॉज करता है, डेट इज कोरिया सिंड्रोम, कोरिया सिंडेनहम्स, ऐसा कुछ नाम है इसका, कोरिया सिंडेनहम्स ही है। और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी कॉज करवाता है ये। तो इसके 5 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो क्या क्या नाम है? एक तो अर्थराइटिस, और दूसरा स्किन में अगर होगा तो एरिथमा मार्जिनेटम, ये अर्थराइटिस ये जॉइंट्स में हो गया, एरिथमा मार्जिनेटम स्किन में हो गया। और तीसरा जो ब्रेन में करवाएगा उसको हम बोलेंगे कोरिया सिडेनहम्स। हार्ट में कराएगा तो पेनकार्डाइटिस। और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी करवाता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। पेनकार्डाइटिस में तीनों लेयर्स को अफेक्ट करेगा। कोई में ब्रेन एसोसिएटेड रहता है, इसमें ना डांसिंग लाइक बॉडी पोस्चर हो जाता है, मेनली लिम्स को अफेक्ट करता है। एबनॉर्मल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। अर्थराइटिस देखने को मिलता है, जॉइंट्स पेन, इन्फ्लेमेशन, पेन। और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स में ना गोले गोले फोड़े से हो जाते हैं। फोड़े तो नहीं होते, मतलब उसमें पस वस नहीं होता है, नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाता है, एक्सट्रीमिटीज़ में होता है। ये हो गया, ये 5 लिखना है। पैथोलॉजी में इन सबको एक अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है। यहाँ पर तो आपको माइक्रोबायोलॉजी में बस इतना ही लिखना पड़ेगा।
और इसके लिए जो हम डायग्नोसिस करते हैं, वो होता है जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया में भी मेजर माइनर आते हैं। जोन्स क्राइटेरिया में भी मेजर माइनर आते हैं। मेजर में तो ये 5 आ जाएंगे, मेजर में ये पूरे 5 आ जाएंगे, जो 5 सिम्टम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से है, ठीक है, ये 5 आ जाएंगे। और माइनर क्राइटेरिया में पॉलीआर्थ्रेल्जिया, मसल वीकनेस, मसल पेन, ये सब। फीवर तो आएगा ही, फीवर 38 डिग्री से ज़्यादा। और ESR देखेंगे, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, CRP देखेंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल्स देखेंगे, ये सब हम देखेंगे। तो जैसे वहाँ पे था 3 मेजर हैं तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, या फिर 5 माइनर है तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, फिर 1 मेजर है और 3 माइनर है तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। वैसे हम यहाँ पर भी देखेंगे, या तो यहाँ पे अगर 2 मेजर हैं, ये 5, अगर 2 मेजर है तो हम बोल देंगे एक्यूट रूमेटिक फीवर है, या फिर 1 मेजर 2 माइनर है, 1 मेजर प्लस 2 माइनर है तो हम बोल देंगे रूमेटिक हार्ट फीवर है, या फिर नहीं, हाँ इतने में तो बस नहीं। तो गाइज़ यही है एक्यूट रूमेटिक डिसीज़, ये मल्टी सिस्टम डिसीज़ है। इसमें मेनली जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में होगा तो आर्थराइटिस, स्किन में रेड कलर के ना पेप्यूल्स मैक्यूल्स देखने को मिलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एरिथमा मार्जिनेटम। कोहरे सिंड्रोम से ब्रेन को जब अफेक्ट करता है तो इसमें एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, कुछ डांसिंग पैटर्न देखने को मिलता है। हम इसको पैथोलॉजी में और अच्छे से पढ़ेंगे। पेनकार्डिनोसिस में तीनों लेयर अफेक्टेड देखने को मिलेगी, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस तीनों देखने को मिलेगा। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स ये एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलेंगे इधर तरफ, या फिर पैर के एक्सट्रीमिटीज़ में इधर तरफ देखने को मिलेगा। और इसके लिए हम करते हैं जोन्स क्राइटेरिया, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए हम करते हैं क्राइटेरिया करते हैं। तो गाइज़ ये था माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़ का पहला, जिसमें हमने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और एक्यूट रूमेटिक फीवर को कवर किया है। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चालू करूँगा, मैं फार्माकोलॉजी के भी लेक्चर्स अपलोड करना चालू करूँगा। बस आप इतना पढ़िए, मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, मैं एक प्रॉपर नोट शेयर करूँगा, उसको आप लिख कर आएंगे। आपके 20 में से 15 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, फिर 5 में से 4.54 मार्क्स कहीं नहीं गए। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरा वीडियो या फिर मेरा पढ़ाई वो समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।